बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी थी हुमैरा असगर की मौत से जुड़े सवालात। इससे पहले एक सीनियर आर्टिस्ट आयशा खान की मौत भी ऐसे हालात में हुई जहां पर एक हफ्ते तक किसी को मालूम नहीं हो सका, पड़ोस में किसी को पता नहीं चला कि ये खातून दुनिया से गुजर गई हैं। लाश से ताफुन उठने के बाद उनकी मौत का इल्म हुआ और हुमैरा असगर की लाश के ताफुन को भी इग्नोर कर दिया गया। पता ही नहीं चला। 8 से 10 माह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि गुजर चुके हैं, उनको दुनिया से गुजरे, यानी कितने माह गुजर गए। एक चकाचौंध की दुनिया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया को आप देखें, शोबिज़ इंडस्ट्री को आप देखें, बहुत सारे दोस्त, कहके, रोशनियाँ, इतनी तेज़ रफ्तार ये ज़िंदगी है, लेकिन उसमें ऐसे तन्हाई का शिकार होकर मरने वाली हुमैरा असगर के मसाइल क्या थे, मुआशी मसाइल क्या थे, समाजी मसाइल क्या थे, ख़ानदान से कैसे लाताल्लुकी इस हद तक बढ़ी कि सगी माँ ने भी नहीं पूछा कि बेटी कहाँ है, किस हाल में है, और दोस्त कोई भी नहीं था। ईद भी आई, रमज़ान भी आया, इसी अरसे में 2 जंगें हुई दुनिया में, तो किसी को होश नहीं था कि एक इंसान, चाहे वो मॉडल थी, चाहे वो एक्टर थी, चाहे वो घर से खफा थी, चाहे उन्होंने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने का गलत फ़ैसला कर लिया था, उन्होंने माँ बाप की नाफरमानी की थी, जैसे सोशल मीडिया पे उनके लिए फतवे दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद वो एक इंसान थी जो कहीं एग्जिस्ट करती थी कि इंडस्ट्री के अंदर, वो गायब हो गई, किसी को मालूम ही नहीं हुआ। तो आखिर इस बेहिसी की वजह क्या है? हुमैरा असगर की मौत से जुड़े तमाम सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन आज सुबह का आगाज़ एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर से हुआ। फितनतुल हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुसलसल ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है कि इस मुल्क में अमन को तबाह करे, इस मुल्क में तरक्की को रोके, सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाए, आज उन्होंने एक बार फिर 2 बसों से मुसाफिरों की शनाख्त करके पंजाबी मुसाफिरों को अलहदा करके बेदर्दी से कत्ल किया है। इन मुसाफिरों में 2 सगे भाई तहसील दुनियापुर से ताल्लुक़ रखने वाले भी शामिल हैं, जो अपने बाप की जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे थे। इससे ज़्यादा जुल्म किसी ख़ानदान पे क्या हो सकता है, जहाँ से एक शख्स भी इस बेदर्दी से मारा गया, उसका भी कोई कसूर नहीं था। वो अपने रोज़गार के लिए, अपने कामों के लिए, इस मुल्क में आज़ाद शहरी होने की हैसियत से उनका बुनियादी हक़ है कि वो बलूचिस्तान के हर इलाके में सफ़र कर सकें और रियासत का फ़र्ज़ है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन आप उस घर के लिए इमेजिन करें जहाँ एक बाप की तदफीन की तैयारी हो रही थी और वहाँ से अब 3 जनाजे एक साथ उठेंगे। 2 जवान साल बेटे अपने बाप के साथ मिट्टी में दफन होने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा दुश्मन हमें कमज़ोर करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि हमारा दुश्मन हमें तकसीम करना चाहता है। तो इसका ख़ात्मा कैसे किया जाए? कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बार फिर इस अज़म का इयादा तो किया गया है कि ऐसी तमाम प्रॉक्सीज़ का ख़ात्मा किया जाएगा, मुकम्मल फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। भारत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, लेकिन ये मामला सिर्फ एक फ़ौजी ऑपरेशन का नहीं है। आपको अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से उनके दाखिले को रोकना होगा, अफ़गानिस्तान को मानना होगा कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे जनाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में। बलूचिस्तान का दूसरे हिस्से में हमारे समाज की बेहिसी, जो किसी टिकटॉकर, किसी एक्टर, किसी मॉडल, किसी खातून जर्नलिस्ट के मरने के बाद भी उनको माफ़ी नहीं मिलती इस समाज में, जो बार बार कहते बहुत अच्छा हुआ, ऐसा काम कर रही थी, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे शोबे में आई थी। तो ये इश्यूज़ हैं जी आज के प्रोग्राम में। पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान और दुनिया का एक बहुत बड़ा फ़न का नाम शिमा किरमानी हमारे साथ मौजूद होंगी, फ़रा इकरारुल हसन सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और कहकशां बुखारी जो कि शोबिज़ की सीनियर रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ होंगी। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और एक बहुत ही ख़तरनाक खेल जो फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में खेलना चाह रहा है, पंजाब की शनाख्त की बुनियाद पर आईडी कार्ड्स देखकर मुसाफिरों को बसों से उतारने के वाक़यात कई बार हो चुके हैं। एक और वाक़या जिसमें 2 सगे भाई अपने बाप के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। क्या समझते हैं आप कि भारत अपनी जंग की हार में अब फ्रस्ट्रेशन का ज़्यादा शिकार हो रहा है? इस प्रॉक्सी का खात्मा कैसे किया जा सकता है? देखिए, कल भी कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में आपने देखा और चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर बात की है कि जो इसका ये मार के हक में मुंह काला हुआ है, अजीमत उठानी पड़ी है, अपने अवाम में बेइज्जती हुई है, इंटरनेशनल इंसल्ट हुई है, और उसकी बेइज्जती को छुपाने के लिए अवाम को एक दूसरी से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बार बार कहता है जी अभी ऑपरेशन संदूर चल रहा है, पाकिस्तान में जो है इंडस बॉर्डर ट्रीटी को हम खत्म कर देंगे, उसके बाद ये बार बार थ्रेट करता है। और ये बात ये कि अब इसके बाद इससे ये सोचे कि अब हम अपनी प्रैक्टिस यूज करो, खुद तो कुछ कर नहीं सकता, मेजरेबली दे हैव लॉस्ट
और अपना दुनिया में आइसोलेशन भी हो गई है, इनकी इंसल्ट भी बहुत हो गई है। जी अब इन्होंने जो अपनी प्रॉक्सी जो फितन हिंदुस्तान है, फितन खारिज है, खास तौर पे अब ज्यादा जोर जो फितन हिंदुस्तान जिसमें BLA, BNF, BNA, मजीद ब्रिगेड शामिल हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर इसलिए हो जाएंगे कि अब ईरान भी इनको किक आउट कर रहा है, क्योंकि जो इनकी रॉन है वहां पर मुसाद से मिलके इनकी ईरान की कमर में छुरा घूमा है। अब उन्होंने जब वहां से ये निकलेंगे तो BLA ईरान से तो वैसे ही। ज़ाहिर है इनको अब झंडी दिखा दी गई है, लेकिन जो अफगानिस्तान में ज़ाहिर है एक इनका नेक्सस बना हुआ है, और वहाँ पे अब तो हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि सिर्फ रॉ अकेली वहाँ से ऑपरेट नहीं करती, DNS उसको मुकम्मल मुआवनत दे रहा है, और अमेरिका जो है वो तालिबान को और हक्कानी ग्रोहों को बराह रास्त फंडिंग भी दे रहा है। तो ये मामला आपके ख्याल में ऐसे ही मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में? देखिए, अभी पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर है, हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने बहुत अहमियत दी, उनको 1 घंटे 2 घंटे के लिए ब्रीफिंग सुनी, उनसे बातचीत की, कहा जी मेरे लिए एजाज है, मेरे पास आके आज फील्ड मार्शल आसिम से बात की है, मैंने उनको नुक्ता नजर समझ लिया है। तो आई थिंक वी शुड प्रिपेयर अ प्रॉपर डोजियर। हमें अब इस पे नहीं बैठ, अगर इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके झूठ बना के और इतना बड़ा पाकिस्तान पे हमला कर सकते, तो क्या हम ये इनकी प्रॉक्सीज को, जो ये ओपनली कहता है अजीत डोभाल और कोर कमांडर ने भी यह किया कि ये अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन का जो है ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ये चला रहा है, चाहे वो फितना खारिज हो या फितना हिंदुस्तान हो, इनको लेकर चल रहा है। तो हमें ये प्रूफ, ये ऑडियो, ये वीडियो तमाम अब इनको एक्सपोज करना चाहिए और चाइना से जरूर बात करनी चाहिए। देखिए, चाइना अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहा है। रशिया ने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट, वो सफारतकारी भी कर ली है, उनसे ताल्लुकात भी अच्छे कर लिए हैं। वी हैव टू टेल चाइना के चाइना और पाकिस्तान को हमेशा एक सोच के साथ जो हमेशा से इकट्ठे हैं, ये बताना चाहिए कि जब तक अफगानिस्तान पॉजिटिव सपोर्ट नहीं करता, वहां से बंद नहीं करता इनकी इन्विटेशन, अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने तक, जो इन्होंने दोहा में एग्रीमेंट किया था, जब तक पाकिस्तान और चाइना को इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं करनी अच्छा, अब चाहिए। आपको लगता है कि दूसरे, वो एक प्रेशर डाला जा सकता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें भी बताइए। आपने ज़ाहिर है बहुत सारे एरियाज़ में सर्व किया है, आप क्लोजली जानते हैं। क्या एक फुल फ्लेज ऑपरेशन एक बड़े स्केल का BLA जैसे ग्रोहों के खिलाफ करना वाकई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेसिकली 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हमें चाहिए। एक देखिए, वहां पर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जैसे डॉक्टर कल मालिक है और इस तरह की दूसरी पार्टीज हैं जो मॉडरेट हैं, जो निगोशिएशन करना चाहते हैं, हम उनसे मिले, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात सुने, क्या प्रॉब्लम है, उससे हमें पता चलेगा ये बाकी पार्टी क्यों ये ऐसे कर रही है। फिर उसके बाद उनके लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज अच्छा दें, जो बेरोजगार लोग हैं, जिन जो आसानी से दे फॉल प्रे टू दीज हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज, जिनके घर में तकलीफ है, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी है, भाई की उन्होंने तालीम देनी है और उसकी वो भी रहता है, जिसकी वजह से आप देखें तो उनके लिए वो उनको ठीक करने की जरूरत है। साथ ही साथ इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कर रहे हैं, इसको और बेहतर करें, ज्यादा स्पीड से करें। सही। मेरे ख्याल में ये चीजें हमें करने की जरूरत, साथ ही साथ आपको प्रेशर डालने की जरूरत है, चाइना से बात करें, अमेरिका भी उनको पैसा देता है, बिल्कुल ठीक। वेपन हमें छोड़ के गया है, ये चीजें हमें इकट्ठी करेंगे तो बात बनेगी। लेकिन बिगेर साहब, ये मुझे वेरी लास्ट में मुझे ये भी बताइए कि ये जो टैक्टिस है, ये जो तकसीम की टैक्टिस है कि आप पंजाब की शनाख्त के ऊपर लोगों को उतार के मार रहे हैं, ये इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? ये यही एक हरासमेंट आपने डरा, क्योंकि अगर पंजाब से बलूचिस्तान के खिलाफ कोई लहर उठेगी तो जाहिर बात है वो तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा। शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक हम समझते हैं कि दुश्मन की चाल है ये। बिल्कुल, और हमारे पंजाब में और आप देखें सिंध में कोई ऐसी बात नहीं है, KPK में कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज ओनली ये इंडिया उनको ये फीड कर रहे हैं, इसी बात पे उनको पैसा देता है। आपने मारन बलोच कौमी यकजहती पार्टी देख लें, बलोच कौमी यकजहती पार्टी जो है उसका देखें कि वो लाशें लेके जा रहे थे। इमेजिन करें, वहाँ बलोच मरते हैं, जो कुछ हुआ वहां पर, क्या इन्होंने कभी उनसे उनके बारे में बात की? हिंदुस्तान में जो कुछ होता है कभी उन्होंने इससे नहीं किया, लेकिन जब उनकी अपने लोग मरते हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं, उनके लिए वो खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक ये सब पेरोल के ऊपर है, इंडिया के ड्रॉ के ऊपर है। इसलिए हमें चाहिए कि अब जहां अगर इनके इंडिया में तो कैंप है जहां पर ये ट्रेनिंग करते हैं, या अफगानिस्तान में जहाँ कैंप है, हम अफगानिस्तान को बताएं कि जी ये जगह
ट्रेनिंग हो रही है, ये इनके ट्रेनिंग कैंप है, इस जगह पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। सही। यहाँ वेपन से अगर अफगानिस्तान वहां पर नहीं जाता, उनको नहीं तबाह करता, देन वी हैव टू यूज, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उनको बड़े आराम से तबाह कर सकते हैं। और इस पे अफगानिस्तान को बुरा नहीं मनाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश कर ली, हम फिर वार्न कर देते हैं, फिर बता देते हैं, और अगर वो नहीं करते, वी हैव ऑल द राइट टू गो और इंडियन एरिया में जाके वहां पर अफगानिस्तान में मारे इनको, जाके हमें हमारी फिजिकल प्रेजेंस बिल्कुल वहां ठीक है, आप पर है, कह रहे हैं हमारे पास हम कैपेबिलिटी कंट्रोल है कर और सकते वी हैं। हैव ऑल द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की गुफ्तगू। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो कि फितनतुल हिंदुस्तान की एक प्रॉक्सी की कड़ी में शामिल हो गया है, एक और हादसा जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया है, में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे हुमैरा असगर की मौत से जुड़े सवालात क्या हैं और उनके जवाब क्या हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं हुमैरा असगर की मौत से जुड़े वो तमाम सवालात जो समाजी हवालों से भी बड़े अहम हैं और हमारी इनफरादी ज़िंदगियों में हमारी तरजीहात क्या उस हवाले से भी बड़े अहम हैं। हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे शोबे हैं जहाँ पर ख़वातीन का बिलखुसूस एक्टिव होना कबूलियत हासिल नहीं कर सका। मर्दों को शायद काफ़ी कबूलियत मिल गई है और फिर ज़िंदा होते हुए तो जो मुसीबतें हैं वो हैं, मरने के बाद जिस तरह से ये मुआशरा रिस्पॉन्ड करता है और कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, आप इसी काबिल थी कि आप ऐसी मौत मरती, वगैरह वगैरह। और ये जो हम मुनसिफ बन जाते हैं और हम नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन जाते हैं और लोगों के फ़ैसले करने लगते हैं, तो ये एक बड़ा ही तल्ख एक बाब है हमारे इस मुआशरे का, हमारी ज़िंदगियों का। इस पे बात करेंगे क्यों हमारे समाज ने आज भी एक्सेप्टेंस नहीं दी औरतों की चॉइसेस को। मर्ज़ी की शादी हो, मर्ज़ी की तालीम हो, मर्ज़ी का शोबा हो, मर्ज़ी की ज़िंदगी हो, आखिर क्यों नहीं ये कबूलियत मिल सकी। इस पे बात करेंगे शीमा किरमानी साहिबा जो कि बड़ी मारूफ, सिर्फ पाकिस्तान में बड़ा नाम नहीं पूरी दुनिया का एक बड़ा नाम है, समाजी कारकुन भी हैं, फ़नकार भी हैं। फ़रा इकरारुल हसन साहिबा जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बड़ी एक्टिव हैं। कैक्शा बुखारी साहिबा जो कि शोबिज़ रिपोर्टर हैं, जियो से आपका ताल्लुक़ है। जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शीमा साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ सवाल लेके आऊँगी। आपकी नज़र से ये वाक़यात और इससे जुड़े कई माजी के वाक़यात भी आपकी नज़र से गुजरे होंगे, आपको क्या महसूस होता है कि क्या शोबिज़ की इंडस्ट्री, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्नैपचैट्स और सेल्फीज़ और टिकटॉक और इंस्टाग्राम जितने जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे लोगों की एक बहुतात है, आपके आसपास आपके फ्रेम में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, लेकिन असल में आपकी ज़िंदगी इतनी तन्हा है कि आप मर जाते हैं और आपको कोई पूछ नहीं रहा होता, किसी को मालूम नहीं होता कि आप तो गुजर गए और आपको गुजरे भी कई माह गुजर गए। जी नीला, देखिए मैं समझती हूँ कि इसमें दो तीन चीज बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि अम, अ, कोई इस तरह से गुजर गया, लोगों को पता नहीं चला और एकदम साइलेंस में उसकी मौत हो गई। आसपास लोगों को नहीं पता। देखिए, इस तरह की चीज वैसे तो होती है, दुनिया भर में होती है। डिप्रेशन में लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड में कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। मगर मुझे ज्यादा कंसर्न इस बात का है क्योंकि ये चीज तो होती है और ये होनी नहीं चाहिए। हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई नहीं है जहाँ पे हम केयर करें एक दूसरे का ना। मगर अगर हम खास कुछ प्रोफेशंस को देखें, और जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि ये शोबिज में बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजूहात क्या है। एक तो ये है कि अभी तक हमारे समाज में शोबिज, और उस खैर मैं ये लफ्ज शोबिज पसंद नहीं करती हूँ, जी जी, आई मगर नो। आप इसको आप बोल दें मीडिया बोल दें, आप जी जी, इसको परफॉर्मिंग आर्ट्स बोल दें, आप परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसको जाहिर बात है ज़्यादा ज़्यादा रीजनेबल एक लफ्ज़ है परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिल्कुल। क्योंकि ये जो सारे प्रोफेशंस हैं, मतलब अगर मैं डांस करती हूँ या मेरे साथ ही कोई सिंगर है या कोई पेंटर भी है या स्कल्पटर है या मॉडलिंग करती है, तो ये प्रोफेशंस को अब तक हमारे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, स्पेशली फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स। तो एक तो ये चीज है कि हमें ये नोशंस, ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं कि कोई अगर स्क्रीन पे आ रहा है या स्टेज पे आ रहा है या परफॉर्म कर रहा है, वो बस बुरी एक औरत है। ये जो शरीफ और बुरी का जो हमारे तस्वुर हैं वो हमें स्मैश करने हैं।
क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जिंदा होते हुए तो जाहिर है शीमा जी, मैं फर्क तरफ भी नुक्ता लेके जाऊंगी। जिंदा होते हुए तो जाहिर है आपको इस तरह के स्टीरियोटाइप से आपने सारी जिंदगी लड़ा है, और हमें पता है कि आपने बड़े मुश्किल वक्त में, जब हमारा समाज बहुत ज्यादा घुटन का शिकार था, जब बिल्कुल बुनियादी आजादियां नहीं थी, आपने उस जमाने में लड़ा है। लेकिन आज आप देखिए कि मरने के बाद भी लोग माफ नहीं कर रहे हैं, और मरने के बाद भी जो किरदार कुशी है वो दैट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमारी एक एथिक्स भी है ना, समाजी एथिक्स है, मजहबी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा कि अगर किसी का बेटा घर छोड़ के आ जाए और बोले कि नहीं मैं अकाउंटेंसी नहीं, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, तो उसको ये नहीं करते कि छोड़ दें, उसको ये नहीं करते कि बोल देंगे भाई ये तो हम मर जाए तो हम इसकी बॉडी नहीं लेंगे या जो कुछ भी। बट एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर केस के बाप ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, बिकॉज सच पूछे तो तंजीला एक्चुअल करेक्ट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है आजकल के जमाने में। अंदर क्या है वो वन नेवर नोज। बट जो एक जो हम बात जिस पे कर सकते हैं वो ये कि क्यों लड़कियों, सो ये पूरा वो जो हम जिसे कहते हैं एक सिर्फ पिदरी समाज नहीं, मगर एक ऐसा समाज जहां लड़कियों को नापसंद किया जाता है। यू ऑलमोस्ट कैन से कि लड़कियों से एक तरह से नफरत है कि और इस बात से तो ये कि वो लड़की अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है ना, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टॉक ऑन दिस इशू कि द बेसिक प्रॉब्लम इसके हाउ डेयर, कैसे हिम्मत कैसी होती है एक लड़की को कि वो अपने फैसले खुद करे। हम तो नहीं इजाजत दे रहे, और अगर उसे करना है फैसला तो जाए, भाड़ में जाए, मर जाए, हमें हमारा ताल्लुक। अच्छा, यहाँ पे जरा मैं आपको कथा कलामी करूंगी। सिर्फ मर जाए की बात नहीं फरा, पिछले दिनों में लाहौर में एक बाप ने अपनी हामिला बेटी की आंख में गोली मारी बिकॉज उसने अपनी पसंद की शादी की थी। तो फरा शीमा जी यही कह रही हैं कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है कि यू आर मेकिंग चॉइसेस बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। मर्दों को है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पर तो औरत होना, बेटी होना ही एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। मुझे ऐसे बहुत से केसेस इस वक्त याद आ रहे हैं जहाँ पर पैदा होने के चंद दिन के बाद नन्ही मासूम बच्ची के जिस्म में इतनी गोलियां उतार दी गई। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो बेटी थी। किसी खातून को इस वजह से मार दिया गया कि उसने बेटे की जगह बेटी को पैदा कर दिया था। फिर हम तो बात कर रहे हैं उसकी चॉइसेस की कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती है। ये तो फिर बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है ना ऐसी सोसाइटी में जहां पर पेट्रियार्की पल रही है, जहां पर औरत के पास कोई हक आप रहने नहीं देना चाहते, हाँ ना करना भी उसके लिए नाजायज करार दे दिया जाता है। फिर ये जो केस हुआ है ना, मैं पर्टिकुलरली इस पर जरूर बात करना चाहूंगी तंजीला, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता अपने जर्नलिस्टिक करियर में मैंने इतना खौफनाक और हौलनाक केस देखा हो कि जहां 10 माह गुजर गए हैं एक इंसान को इस दुनिया से गए हुए और किसी को भी खबर नहीं हुई। इसमें सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इसमें आपका हल्का अहबाब, आपकी सोसाइटी, आपके नेबर्स, आपकी इंडस्ट्री, सबको कटहरे में लाना चाहिए। उनसे सवाल करना चाहिए कि क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं या हमारे रिश्ते इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि आप 9-10 महीने किसी से बेखबर है और आपको मालूम ही नहीं। कोई तवज्जो दिलाने की कोशिश करता है तो आप उस चीज को सीरियस ही नहीं लेते। और फिर विक्टिम ब्लेमिंग की तो हम क्या ही बात करें, उस पर मैं आगे चलकर जरूर बात करूंगी। लेकिन ये इतना दिल दहला देने वाला सानिया है। अब तंजीला, आप दारुल हुकूमत में बैठी हैं पाकिस्तान के, वहां पर बहुत सी खवातीन और हजरात भी अकेले रहते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई की गर्ज से, काम की गर्ज से जाना है। हम कराची लाहौर की भी बात कर लें तो ऐसा है। लेकिन इतनी ताल्लुकी, इतनी बेहिसी मुझे याद नहीं पड़ता मैंने इतने सालों में। अच्छा, यहाँ जरा रुकिएगा फराज के अक्षा। फराज से मैं पूछना चाह रही थी लेकिन आपसे पूछती हूँ, कराची में आप जो हैं वो इस केस को, और आपकी मुलाकात भी हुमैरा असगर से थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, मतलब ये कितना अनयूजुअल है। हम तो यहाँ पे जो घर में बैठी हुई औरतें, उनकी इतनी दोस्तियाँ होती हैं, जो बाहर नहीं जाती, जिनकी कोई नौकरी नहीं होती, मोहल्ले में उनकी दोस्तियाँ होती हैं या बचपन की उनकी दोस्तियाँ होती हैं, जो फ़ोन पे कम से कम राब्ते की हद तक हमेशा ज़िंदगी में उसका हिस्सा रहती हैं। आप देखें तंजीला कि व्हाट वाज मोर शॉकिंग फॉर मी कि जब उनके पेरेंट्स को रीच आउट किया
कि इतने टाइम से जो है एक आपकी बेटी जो है राब्ते में नहीं थी, तो आपने क्या पता करने की कोशिश नहीं की कि वो किन के साथ रह रही है, उसके फ्रेंड्स कौन है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है? क्या आपने राब्ते की कोशिश की? तो इत्तलात ये हैं कि उनके जो फादर थे और उनकी जो मदर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी डायरी से हमें 2 ख़वातीन के नंबर मिले जो कि उनकी फ्रेंड्स बताया जा रहा था। तो जब हमने उनको ट्राई किया नंबर, तो उन्होंने, एक फ्रेंड ने उनकी कहा कि ये कौन खातून है, मैं तो इन्हें जानती नहीं हूँ। दूसरी खातून ने जो है फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि मेरी तो उनसे अरसे से बात नहीं हुई। अब आप देखें कि अलमिया ये है कि एक इंसान जो 2021 से इंडस्ट्री का पार्ट रहा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो थिएटर पर किया। उसके बाद उनकी फ़िल्म्स भी आई हैं, रिसेंटली भी एक बहुत बड़ी फ़िल्म में उनके थोड़े से सीन्स जो है वो नज़र आए हैं। और इसके अलावा उनके 2023 में भी एक प्रोजेक्ट ऑन एयर था, उसके अलावा भी वो काम कर रही थी। लेकिन किसी को जब हमने रीच आउट किया और पूछा कि भई आपकी कब बात हुई? आप लोग उनके साथ के लोग थे, तो डेफ़िनेटली कभी ना कभी तो कोई ना कोई टेक्स्ट एक्सचेंज होता होगा आपस में। तो सबके सब यही कह रहे थे कि काफ़ी टाइम से वो हमारे राब्ते में नहीं थी। इनफैक्ट जब हमने इस चीज़ को थोड़ा-सा और ब्रॉडली इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो एक स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद जो हैं, उनके साथ उनका लास्ट शूट पता चला और उसमें भी दानिश ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये अक्टूबर की बात है और 2 अक्टूबर को उनका राब्ता हुआ था, शूट्स के हवाले से ही बात हो रही थी। उन्होंने व्हाट्सएप पर काफ़ी पिक्चर्स वगैरह देखी जो शूट्स की थी। सराहा कि काफ़ी अच्छा शूट हुआ है, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद दानिश ने उनको जब दोबारा फ़ॉलो अप के लिए, क्योंकि वो कोलैबोरेशन करते हैं पोस्ट वगैरह के लिए, तो जब वो कोलैबोरेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने दोबारा रीच आउट किया कि क्या ऐसा हुआ है कि हुमैरा जो है वो रीच आउट नहीं कर रही। क्योंकि शी वाज़ वेरी प्रोफेशनल, जहाँ तक हमें पता चला है, वो कभी इस तरह नहीं करती थी कि शूट्स हो जाएँ और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड ना करें। तो दानिश ने बताया कि रीच आउट करने के बावजूद उनका कोई जवाब नहीं आया। ये बात है 7 अक्टूबर की। वो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से जो है, 2 अक्टूबर के बाद से हमने उन्हें 7 अक्टूबर को रीच आउट किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। 20th अक्टूबर उन्होंने अगेन रीच आउट किया और जानने की कोशिश की कि क्या मसला है, क्यों ये जवाब नहीं दे रही हैं या क्या XYZ प्रॉब्लम्स हैं। बट उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। जी, ये तो हो गई हमारे समाज की ओवरऑल सिचुएशन। हुमैरा के केस की जो डिटेल्स है, जो हुमैरा के साथ हुआ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते जी, और हम बात कर रहे हैं शीमा जी, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो फरा उठा रही हैं कि जाहिर है फिर ताल्लुक, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर इतने साल काम करने के बावजूद वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा भी थी ये खातून। इतनी हमारी दोस्तियां, हम इतने प्रोजेक्ट्स में लोगों के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंसानी कदर के तौर पर आप जुड़ जाते हैं। आपने सारी ज़िंदगी जहाँ जहाँ परफॉर्म किया, जाहिर है लोग आपसे जुड़े रहे, राब्ते में रहे। ये क्या है? हम क्या वाकई वर्चुअल रियलिटी में चले गए हैं? सिर्फ सोशल मीडिया की जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पे सारी कंसंट्रेशन है, जो असल दुनिया में ताल्लुक है वो नहीं रहा क्या? तंजीला, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। और बट आई वुड लाइक टू अगेन से कि दिस हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने सारे एक्टर्स दुनिया में अपने घर कमरे में इतने इतने पैसों के बावजूद मर गए और लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक पता नहीं चला। बट एक्चुअली आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट इशू इज कि अगर बेटा होता तो उसको माफ कर देते। मगर अब आप देख लें, कंदील बलोच के केस में देख लें, आप जाहिद जाफर के केस में देख लें, एक्सेप्टेंस है। मगर बेटी नहीं डिसाइड करे, बेटी अलहदा नहीं रहे, बेटी अपने जो उसकी ख्वाहिश है वो नहीं कर, दैट इज माई मोर बेसिक कंसर्न के। बट इसमें मैं ये भी कहूंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है माशरे में, फैमिली स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं। अब बहुत बहुत बेतहाशा लड़कियां अकेले रह रही हैं और अपने घरों से दूर रह रही हैं, और बहुत दफा माँ बाप से इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, विच आई थिंक इज फाइन। दुनिया भर में जब डेवलपमेंट होता है सोसाइटीज का, तो फैमिली स्ट्रक्चर्स टूटते हैं, नए फैमिली स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक्सेप्टेंस करना पड़ता है माँ बाप को कि अब हमारी बेटी जो है वो भी एक अडल्ट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है और उसके जो डिसीजंस हैं हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस घुटन, ये जो घुटन है औरतों के लिए, ज़ाहिर है घर के अंदर भी घर के बाहर भी, वो चादर और चार दीवारी वाली बहस में तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि जितना अब्यूज़ औरतों का घरों के अंदर है वो तो एक बिल्कुल हम एक लंबी बहस में चले जाएंगे। लेकिन ये जो मुआशरे की घुटन है, ये जो सोशल मीडिया पे वल्चर्स हैं जो कह रहे हैं कि
ऐसी हरकतें थी, काम ही ऐसा चुना था, शोबा ही ऐसा चुना था, मौत भी ऐसी नसीब होनी थी। वो जो जजमेंट का डे रोज़ाना औरतों के लिए लगा के बैठ जाते हैं, उनके लिए आप शीमा जी लास्ट में क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या करना चाहिए? ये जो हम मीडिया जो है ना, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज मीडिया के थ्रू बहुत इन्फ्लुएंस होता है लोगों के जहनों पे। सो बेसिकली हमें क्या करना है तंजीला, वी हैव टू, एंड आई फील दैट दिस इज आल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज somebody involved in the arts, as somebody who is out in the public, कि वी हैव टू चेंज दीज वैल्यूज। ये इकदार बदलने हैं, ये ख्यालात बदलने हैं माँ बाप के, भाई बहन के, सबके, के क्यों औरत अकेली नहीं रह सकती, क्यों, और हमें उसको एम्पावर करना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम रह रही हो, तुम कमा रही हो, तुम रह रही हो, तुम अपनी जिंदगी बना रही हो। आई थिंक वी नीड टू एनकरेज दीज। ये लड़कियां जो है, ये हमारी हेरोइन्स हैं, जो इतने, मतलब इतना अब्यूज है, इतना एक्सप्लॉयटेशन है, आप जानती ही हैं, हम सब जानते हैं। एक लड़की जब किसी ऑफिस में जाती है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो सारे मर्द उसको उसी नजरों से देखते हैं कि अच्छा, तो ये हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो दे आर फाइटिंग एट सो मेनी। बिल्कुल, ये बड़ा ब्रेव काम है एक्चुअली। फरा, आप औरतों को, लड़कियों को, आई रियली एडमायर देम एंड आई गिव देम एज मच। आई थिंक इनको जितना हम पावर दे सकें, जितनी हिम्मत दे सकें, जितना सॉलिडेरिटी और जितना इनके साथ खड़े हो से, ये हमको नहीं कहना चाहिए अरे तुमको अपने माँ बाप नहीं छोड़ने चाहिए तुम्हें। दिस इज नॉट द इशू। The issue is that today's world, every child, whether it's a girl or a boy, must have equal rights. बिल्कुल ठीक है। फरा, विक्टिम ब्लेमिंग की बात आप करी थी, ज़ाहिर है जिंदा लोगों के ऊपर भी विक्टिम ब्लेमिंग हम देखते हैं हमारे अपने प्रोफेशन में, सहाफ़त से लेके, और फिर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करी है शीमा जी, वहाँ पे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। वैसे भी मैनिपुलेशन है, हरासमेंट है, टॉक्सिक एक पूरी आपकी सोसाइटी बनी हुई औरतों के लिए। लेकिन आपने देखा टिकटॉकर जो ख़वातीन, आपने उनकी आइडेंटिटी सिर्फ टिकटॉकर कर दी, इनकी आइडेंटिटी आपने सिर्फ मॉडल कर दी, और फिर आप जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये प्रोफेशंस आपने तस्लीम करवाए हुए हैं इस माशरे में कि ये बुरे प्रोफेशन हैं। सो जो बुरे प्रोफेशन में है वो बुरी मौत भी डिज़र्व करता है, दैट इज़ ओके। यही मतलब निकलता है ना सारी गुफ्तगू को देखते हुए। कमेंट सेक्शन अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो ऐसे कमेंट से भरा पड़ा है कि बिल्कुल ठीक हुआ, वालिदैन की नाफरमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इबरत का निशान बना दिया जाना चाहिए। तो वो औरत से एक तो नफरत जाहिर करता है, जैसा कि शीमा साहिबा ने भी कहा, और फिर अगर वो औरत कुछ ख्वाब रखती है, वो कामयाब है, वो आगे बढ़ना चाहती है, फिर तो वो बहुत खराब है। और जहां पर आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, समहाउ भाई और बाप सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहां पर सोसाइटी आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पर सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सिर्फ खातून को ही ब्लेम करते हैं हर सूरत हाल में, कोई भी सिचुएशन हो, घर में क्वेश्चन बन जाए, औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। सोसाइटी और फिर बाहर निकलने वाली औरत की तो बात ही बाद में आती है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ इस प्रोफेशन को नहीं, सिवाय चंद प्रोफेशंस के, औरत का किसी भी प्रोफेशन से जुड़ जाना और खास तौर पर उसका करियर ओरिएंटेड होना ही उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। अब मेरा ख्याल है कि जो ओपिनियनेटेड खवातीन है ना, जो अपनी कोई चॉइस करना चाहती हैं, जैसे शादी का फैसला है, पढ़ाई का फैसला है, नौकरी करने का फैसला है, वो हर एक की मुख्तलिफ तरह की रुकावटों से गुजर के ही हम अपने अपने सफ़र में आगे बढ़े हैं, मेरा ख्याल है हमारे पूरे माशरे में ऐसा ही है। और तंजीला, एक और बड़ी तल्ख हकीकत इस सोसाइटी की मैं आपको बताऊं कि ये जो सोच परवान चढ़ती है और जो किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ फिर जवान होती है, इसका आगाज होता है घर से। और बड़े अफसोस के साथ कहीं ना कहीं हमारी अपनी खवातीन भी इस सोच की जिम्मेदार हैं, जब वो डिवाइड करती हैं घर में पैदा होने वाले बच्चे और बच्ची में एक अलग तरह का रवैया रखती हैं, अलग तरह की सोच देती हैं। बेटी को कहा जाता है तुम आगे जाओगी, घर बसाओगी, बच्चे पैदा करने हैं, तो तुम्हारी तरबियत ऐसी होगी, वरना लोग बातें बनाएंगे कि माँ ने क्या सिखाया। बेटे को कहा जाता है जी तुम बाहर जाओगे, कमाओगे। फिर वो घर वापस आते हैं, दोनों पढ़ लिख के, तो बेटी घर के काम भी कर रही है, भाई को चाय पानी भी दे रही है, उसके कपड़े भी इस्त्री कर रही है। जो इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्की है, वो तो सबसे बड़ा कर्ज है इस मुआशरे का कि औरतों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे साथ जो हो रहा है वो दैट इज जस्टिफाइड। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आपकी बहुत सारी हुमैरा असर के दोस्तों से मैं सुन रही थी कि गुफ्तगू भी हुई है। अब वाज शी रियली डिप्रेस्ड? बहुत सारी बातें हैं ना कि
जैसे शीमा जी कह रही हैं कि डिप्रेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्टिस्ट जो हैं वो इस तरह से मर जाते हैं। इंडिया में आप देखें कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे अभी पिछले दिनों भी एक फेमस जो आर्टिस्ट हैं वो वहाँ पे वेट लॉस के लिए शायद वो कुछ मेडिकेशन कर रही थी और वो हार्ट अटैक से मर गई हैं। तो आपके जो अभी तक बातचीत हुई है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि वो डिप्रेशन की मरीज थी, उनको कोई बीमारी थी, वो किसी तरह से डिस्टर्ब थी? जो उनके करीबी दोस्तों से मेरी बात हुई है, आज भी हुई है, कल भी, रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, और कुछ ने तो आके गुफ्तगू भी की, कुछ नहीं करना चाहते। अब वो बताते हैं कि ये खातून फुल ऑफ लाइफ थी, बड़ी एम्बिशियस थी, आगे बढ़ना चाहती थी और अपने काम पर बड़ी फोकस्ड थी। हर वक्त जब उनसे बात हो रही होती थी अपने प्रोजेक्ट्स की बात करती थी, अपनी वालदा का भी बड़ा जिक्र करती थी। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंग्जाइटी का उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा भी नहीं मिला कि ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है। हाँ, बहरहाल जो मोहल्ले के लोग थे, वैसे उनकी भी बेहिसी पर क्या बात की जाए, उन्होंने बताया कि फ्लैट से अमूमन कुछ मर्तबा उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। तो शायद ये वो आखिरी वक्त हुआ होगा जिस वक्त उन्होंने इतनी तन्हाई महसूस की, क्योंकि वालदैन बिल्कुल अलग हो गए, वालदा भी बहुत कम बात किया करती थी, और फिर दोस्तों का सर्कल आपने देखा कि कैसा था, मिलना मिलाना नहीं था। फरा, यहाँ पे ये भी एक सवाल है कि हम अक्सर कहते हैं ना कि हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ख़वातीन को अपनी ज़िंदगियों में भी, माशरे में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद राब्ता ना होने की सूरत में भी ये उनके अंदर नहीं आया होगा। नॉट हिज फॉल्ट, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, उनके अंदर ये नहीं आया होगा कि इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। ऐसा ही है फरा? जी, ऐसे ही महसूस होता है। और हैरानी की बात आप ये देखिए कि 9 से 10 माह का अरसा गुजर गया, जिसमें रमजानुल मुबारक का महीना भी गुजरा, 2 ईदें भी गुजरी। ऐसे मौकों पर तो कोई दुश्मन भी आपसे राबिता कर लेता है। और मुझे तंजीला याद है 2010 में जब जॉब के सिलसिले में मैं लाहौर छोड़ के कराची गई थी, तो ऑफ कोर्स हम अकेले रहते थे। आगाज में कुछ कॉलीग्स के साथ, कुछ फ्लैटमेट्स खवातीन के साथ रहते थे, लेकिन बाद में अकेले रहते थे। लेकिन हम वेल कनेक्टेड थे वालदैन से, बहन भाइयों से। जो लाहौर के दोस्त थे वो फोन करके बात करके पूछते थे, फिर जो वहाँ के कराची के कॉलीग्स थे वो चेक रखते थे, इवन खाना तक दिया जाता था। लेकिन लेकिन इस केस में कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि अगर किसी ने मैसेज ड्रॉप बात करने की कोशिश की है, फोन बंद मिला है, सिवाय ये स्टाइलिस्ट का जिनका कहकशा ने भी जिक्र किया कि उन्होंने कुछ डिजिटल पब्लिकेशन से भी राबिता किया था, और फरवरी में कुछ 1-2 पोस्ट भी लगी थी जहां पर कहा गया था ये पेशेंट है। तो किसी ने कंसर्न ही शो नहीं किया। और सबसे पहले वो माँ, जो कि कितनी भी नाराज क्यों ना हो, वो पता कर सकती थी। एक इनके दोस्त हैं बड़े करीबी और यूनिवर्सिटी फेलो भी थे, जरताश, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनके घर वालों ने मुझसे राबिता किया, और हम चूंकि ऑफ एंड ऑन उनसे बात करते रहते थे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, बट समहाउ हम कराची नहीं जा सकते थे। तो हमने उनकी वालदा से कहा कि आप जाइए, आप देखिए कि वहाँ इतने दिन गुजर गए, इतने महीने, कि क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। क्या नाराजगी, अना और उसका हाँ, अपना कि आप फैसला किसी की सेफ्टी को इग्नोर कर दें कि वो जिंदा भी है या मर गया है। जाहिर है हादसे तो जिंदगी का हिस्सा है, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ मौत की वजह क्या है। क्या लास्ट आपसे कमेंट मुझे चाहिए, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अपेरेंटली लग रहा है कि कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है वो गिरी हूँ, उनको चोट लगी हो, जैसे उनकी लाश पड़ी भी हमने देखी है, हो सकता है वो दोबारा उठ ना पाई हूँ, बट स्टिल आपको क्या लग रहा है शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ को लेके? अब हमने देखा कि कुछ लोग आ गया है कि हम दफनाने के लिए तैयार हैं। दफना तो लावारिस भी दफन हो जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। मसला ये है कि ज़िंदा लोग और स्पेशली जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो बड़े नाम नहीं हैं, उनको नज़रअंदाज करना और उनको ये ना मानना कि वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये मुझे मतलब इतनी बेहिसी लग रही है कि किसी को मालूम ही नहीं था कि एक लड़की आई थी, वो इतने प्रोजेक्ट्स कर रही थी। फरा कह रही है वो फुल ऑफ लाइफ थी, आप कह रही हैं वो बड़ी प्रोफेशनल थी, और फिर अचानक से वो गायब हो गई। एग्जिस्टिंग एक इंसान है, नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, नोबडी बॉदर्ड। तो ये बेहिसी क्या पार्ट है इस इंडस्ट्री का जिसको आप कवर करती हैं? क्योंकि आयशा खान की भी मौत हुई तो वो भी ऐसे हुई। तंजीला, इट्स अ वेरी डार्क वर्ल्ड। यहाँ पर हमें जो लोग हमें दोस्त नजर आ रहे होते हैं, एक्चुअली वो हमारे दोस्त नहीं होते। सो उनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी महदूद था, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन इस वक्त मुझे मिली है। और आप देखें कि सिर्फ एक आयशा खान और ऐसी हुमैरा की ही बात नहीं है, इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं
जो कि खुलकर बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी लॉबी का पार्ट नहीं है। वो जो है अपने घर चलाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो पार्टीज़ का हिस्सा नहीं होते, वो मंशियात की तरफ नहीं जाते, उनको अपने काम से गरज होती है। हुमैरा के बारे में भी जब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं तो सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी टाइम से काम मांग रही थी। आप देखें उनके ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2 बड़े चैनल्स के साथ रहे और काफ़ी नामी-गिरामी चैनल्स हैं, जो कि उनके अक्सर प्रोजेक्ट्स में वो नज़र आती रहीं। लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन वो शायद उनकी फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा लो थी कि वो रीच आउट कर रही थी। उन्होंने एक लाहौर बेस्ड डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को रीच आउट किया। उसके अलावा वो शूट्स के लिए भी रीच आउट कर रही थी। तो इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, अगर आप इसको एक ब्रॉड उसमें देखें एंगल में, कि लोग यहाँ पर खुलकर कह नहीं सकते कि उनके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। अगर यही कोई बड़ा नाम होता, अगर यही कोई सुपरस्टार होती, तो शायद इनके हालात व वाक़यात काफ़ी डिफरेंट होते। और जो मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पब्लिकेशंस को किसी ने रीच आउट किया, स्टाइलिस्ट ने रीच आउट किया कि उनके बारे में पोस्ट लगे। क्यों वो पोस्ट नहीं लगी? बाद में लोगों ने रीच आउट किया है उन्हें। लेकिन उस वक़्त किसी ने तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो इतना बड़ा नाम नहीं थी। ये एक बहुत फॉर अ ही लास्ट अनफॉर्चुनेट कमेंट, हकीकत है। हाँ, फॉर अ लास्ट कमेंट, क्या क्या करे कोई? इस माशरे की बेहिसी भी तो है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करूँगी कि वो हमसाये, चाहे आयशा आपा का केस हो या आज हम हुमैरा के हवाले से बात कर रहे हैं, वो हमसाये जो साथ रहते हैं, सामने वाले घर में, ऊपर वाले घर में, फ्लैट सिस्टम है, उनको इतने दिनों, इतने महीनों खबर क्यों ना हुई, किसी ने खबर क्यों ना ली? बस ये सोसाइटी भी हमें अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ खूनी रिश्तों पर नहीं होती। आप अगर शरई लिहाज से भी देखें, अपने दीन के लिहाज से भी देखें और जो हमने कदरें पाल रखी थी उसके लिहाज से भी देखें, तो एहसास जो है सोसाइटी में कम हो गया है, नफ्सा नफसी ज्यादा। तो हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि सबसे बड़ा एहसास का रिश्ता है उसको बहाल करें, क्योंकि बुरा वक्त या इस तरह की कोई भी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती जी, है। इग्नोर वो मत मैं करें हमेशा दूसरों। वो कहती हूँ तो ना, वो मुझे महसूस होता है जहाँ मैं आंख झपकूंगी वहीं पे हादसा होगा। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। बट थैंक यू सो मच कि अक्षरा बुखारी, फराह इकरारुल हसन और शिमा किरमान का स्पेशली बहुत शुक्रिया। आप मसरूफ़ थी फिर भी आपने वक्त दिया जी। आप तीनों का शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, एक बहुत ही एक और उदास करने वाली कहानी है एक और ख़ातून की। उनके मसाइल, उनके हक़ाइक़, वो हर चीज़ अपने साथ लेके दुनिया से चली गई हैं। लेकिन बहरहाल ये उदासी और ये जो इस माशरे की बेहिसी है, ये हमारे साथ शायद रहेगी जब तक हम जिंदा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।